बताओ। डेंसिटी कम हो जाती है और जैसे कि खाना वगैरह डेंसिटी कम होने की वजह से फ्रैक्चर वगैरह साथ में आप बताओ। बोन के अंदर हमारे पास डेंसिटी लॉस हो जाती है और डीप मिनरलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर आसानी से होता है। सही इसके बारे में सोचता है। सही। और बोन के अंदर पोरस भी बन जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, स्पेशली कोर्टिकल वाला पार्ट। ये और लेटर में फिर डोलर इन्वॉल्व हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर कुछ क्या पता है, बोन के डीमिनरलाइजेशन होती है। ये और बोन के अंदर जो मेन एलिमेंट्स है वो कौन-कौन से हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। हम सिर्फ कैल्शियम की लेवल देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। अगर ये इंक्रीज है किसी भी पेशेंट का, कैल्शियम लेवल इंक्रीज है, हाइपर कैल्सीमिया है, इसका मतलब कि बोन में से सारा कैल्शियम बाहर आया हुआ है। सेकंड नंबर पे सीरम फास्फेट लेवल भी हम देखेंगे। अगर सीरम फास्फेट लेवल इंक्रीज है तो इसका भी मतलब कि बोन में से फास्फेट भी बाहर आ रहा है। और इसके अलावा सीरम विटामिन डी लेवल हम खुद चेक करेंगे। और ये जो एमएससी होगी इंटेस्टाइन से जो ये स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करता है सही है। एब्जॉर्प्शन ये बोन से जो निकलता है सही, बोन से निकालते हैं। स्टोर फॉर्म ऑफ इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है विटामिन डी की जरूरत होती है, कभी नहीं तो किसी मतलब नहीं होता। सही। आप बताओ। ये एब्जॉर्ब नहीं कर विटामिन डी सही, विटामिन डी मस्ट होता है जिम से। ये करेंगे तो पेशेंट की पता सही। विटामिन डी अगर हम किसी पेशेंट का चेक करते हैं और इसका लेवल इंक्रीज होता है तो इसका मतलब कि एक रीजन तो ये हो सकता है कि मे बी उसके विटामिन डी की वजह से वो हाइपर कैल्सीमिया में गया हुआ पेशेंट। इसके अलावा हम पैराथायराइड हार्मोन की मिकदार को बढ़ाता है। नॉर्मली क्या होता है कि मिकदार कम होती है तो मिकदार इंक्रीज है, हाइपर पैराथायराइडिज्म है अगर किसी को, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है क्योंकि कैल्शियम बोन में से भी बाहर आएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला है। सही है, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो कैल्शियम बाहर आएगा, रिजॉर्प्शन प्रोसेस होगा। एक्सरे हम करते हैं उसके अंदर हमें बोन के आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के बारे में अंदाजा हो जाता है कि बोन के अंदर होल कोक्लेयर स्पेस या बोन मिनरल डेंसिटी कम तो नहीं हुई। इसके अलावा मैं यहाँ पे कहा था डेक्सा स्कैन टेस्ट के बारे में पढ़ के आया था। डबल एक्सरे रेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डायरेक्ट बीम भी और हाई वोल्टेज वाले बीम भी, वो सॉफ्ट टिश्यू से भी गुजर जाते हैं, इसलिए तो वहाँ पे भी हमें बोन के स्ट्रेंथ के बारे में पता लग जाता है। इसके अलावा बोन के लेंथ के बारे में भी हमें ये टिप्स बता रहा होता है, ठीक, डेक्सा स्कैन एक्सरे की तरह टेस्ट। इसके अलावा सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कहीं पर फ्रैक्चर हुआ तो ये बोन के अंदर अगर फ्रैक्चर हुआ तब इसकी मिकदार इंक्रीज होती है। अब रिस्क फैक्टर के अंदर कुछ ऐसे हैं जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिस तरह एज। अगर कोई 45 प्लस है ये एक रिस्क फैक्टर है, कभी भी उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जेंडर की अगर हम बात करते हैं, फीमेल जेंडर जेंडर अगर फीमेल है तो ज्यादा रिस्क है। अगर हम रेस की बात करते हैं तो एशियन, एशिया के लोग और अमेरिकन, ये लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन वाले लोग होते हैं, या नॉन स्टेरॉइड वाले लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो लोग किस पे होते हैं, रिस्क पे होते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। स्टेरॉइड, हाँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी, और अल्कोहल कंजम्पशन। एज अगर 45 प्लस है, ओल्ड एज की बीमारी है, एसिडिटी डिप्रेशन होती है। इसके अलावा फीमेल जेंडर ज्यादा रिस्क में होती है, ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल के अंदर होता है। इसके अलावा एशियन अमेरिकन अगर हम रेस की बात करते हैं, ठीक, एशिया के लोग, अमेरिकन के लोग ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस है, और ये फोर्थ लीडिंग काज है डिसेबिलिटी की।
माजूर हो जाते हैं, हैंडीकेप हो जाते हैं, उसके अंदर पोर ब्लीडिंग आती है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन वाले लोग। अब ट्रीटमेंट की बात नहीं है। ट्रीटमेंट के अंदर हम 2 टाइप के ट्रीटमेंट पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जनरल मेजर और एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जनरल मेजर के अंदर हम क्या करते हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट इनटेक, क्योंकि ये लोग अगर ये इसमें से कोई एक रिस्क फैक्टर मौजूद है तो वो क्या करना चाहिए, उनको कैल्शियम की सप्लीमेंट लेनी चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी की सप्लीमेंट लेनी चाहिए। ऐसी डाइट या ऐसी सप्लीमेंट लेंगे तब जाके उसको प्रोसेस के चांसेस कम होंगे। इसके अलावा अगर फिजिकली एक्सरसाइज एक्टिविटी वो नहीं करते तो फिजिकल एक्सरसाइज उनको बढ़ानी चाहिए। और अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, तब ऑस्टियोपोरोसिस के जो डिजीज की प्रोग्रेशन है वो अरेस्ट हो सकती है, वो कम हो सकती है, साइन सिम्टम में भी बेहतरी आ सकती है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अंदर अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ज़्यादा वर्सेनिंग की तरफ चला गया, फीमेल के अंदर जिस फीमेल को हाइपोगोनेडिज्म है, ठीक, यानी जिसके सेक्स ग्लैंड स्पेशली ओवरीज का साइज छोटा हुआ, उसको कहते हैं दिस इज हाइपोगोनेडिज्म। फीमेल के अंदर हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, और कौन से हार्मोनल रिप्लेसमेंट इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोजन। और मेल के अंदर अगर हाइपोगोनेडिज्म हो तो हम टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बिस्फॉस्फोनेट, ये मेडिसिन क्या करती है, इनहिबिट बोन रिजॉर्प्शन, यानी ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है उसकी एक्टिविटी को ये स्टॉप करती है। Yes, sir. उसकी एक्टिविटी स्टॉप हो गई तो अल्टीमेटली बोन की रिजॉर्प्शन वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और कैल्शियम बाहर नहीं आएगा बोन में। ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कुछ पेशेंट के अंदर कैल्शियम नेजल स्प्रे, अर्ली मॉर्निंग थोड़ी डोज लगा रहा होता है, उसके अंदर स्प्रे होता है नेजल स्प्रे, लेकिन उसके अंदर कैल्शियम होता है। कैल्शियम हार्मोन नॉर्मली क्या कर रहा होता है, कम करता है, कम करता है, जैसे बोन के अंदर स्टोर कर रहा होता है। और इस ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हमें कैल्शियम बोन के अंदर चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। ये कैल्शियम ने अगर हम नेजल स्प्रे दे रहे होते हैं पेशेंट को, तो उससे क्या होगा, कैल्शियम बोन के अंदर चला जाएगा, ठीक। बोन के अंदर डेंसिटी उससे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये क्या है? बीएनडी बोन मिनरल डेंसिटी, क्योंकि कैल्शियम का काम होता है कैल्शियम को कम करना। कम वो कैसे करती है, बोन के अंदर ठीक डिपॉजिट कर रही है। वो असल में कैल्शियम ऑस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। जब भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी होती है तो बोन के अंदर की पोजीशन होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, इन चीजों की। कैल्शियम नहीं बढ़ता है, हाँ लिखा है ट्रीटमेंट में फिजिकल एक्सरसाइज। देखो अगर इस हाथ के अंदर मुझे ऑस्टियोपोरोसिस जैसे ये इसके अंदर अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, ठीक है, पेन भी इसके अंदर होता है, लेकिन जैसे मैं इससे एक्टिविटी कर रहा होता हूँ, ठीक है, उससे बेहतरी आ जाती है। एक्टिविटी अगर आप नहीं करवाओगे तो ऐसा ऐसा डिसेबिलिटी की तरफ जा रहा होगा, नहीं तो वो मस्त। मुझे भी जीवन में पेन होता है, जिस दिन मेरा ऑफ होता है मैं घर पे होता हूँ, इसमें सारा दिन दर्द होता है, लेकिन खाली जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, मुझे एहसास ही नहीं होता, पेन नहीं होता। ठीक, फिजिकली एक्टिविटी का एक्सरसाइज मस्त है। सर किसी और को इसमें कोई सवाल? सर ये ट्रीटमेंट की क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर? Now complication of osteoporosis. The number first complication of osteoporosis, which is fracture or especially pathological fracture. The second one is septic arthritis, क्योंकि पेशेंट septic arthritis में जा सकते हैं। इसके अलावा बोन डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है। और थर्ड पे अगर हम बात करते हैं तो हाइपरकैल्सीमिया, स्पेशली क्रोनिक हाइपरकैल्सीमिया। साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट इनिशियली। सेकंड पे अगर हम बात करते हैं तो बैक पेन की कंप्लेन होती है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, जॉइंट की स्टिफनेस होती है, और कीफोसिस जो उसकी। जी आप बताइए कीफोसिस के बारे में, व्हाट इज़ कीफोसिस? कीफोसिस कोई और? जी जी आप बताएं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही, आप बता दी।
जी, आप बताएँ। जी, आप बताएँ। जी, बिल्कुल सही। और इसके अलावा पेशेंट की जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी के अंदर भी स्पेशली चेंज आती है, क्योंकि तो इस तरह साइन एंड सिम्पटम रखना हमारे लिए आसान है, क्योंकि पेशेंट इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होगा। सेकंड पे ये याद रखने के पेशेंट को ज़्यादातर बैक पेन होते हैं, इसके अलावा स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स के स्टिफनेस, कीपोसिस याद रखो कि कीपोसिस साइन हमें नज़र आ रहा होता है, और इसके अलावा पेशेंट को पेन होता है जब डिज़ीज़ प्रोग्रेशन की तरफ जा रही होती है, और इसके अलावा इफ़ेक्टेड जॉइंट के अंदर या जो बोन इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता इमोबिलिटी आती है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज़ हाइट लॉस। हाइट लॉस इसके अंदर हो जाते हैं, स्पेशली अप टू 2 इंचेस। इसके अलावा वीकनेस भी हो जाती है, पेशेंट वीकनेस के भी शिकार सम टाइम कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो इस तरह हमें ये साइन एंड सिम्पटम हमें याद रखने हैं। कॉम्प्लिकेशन इजी है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, बोन डिफॉर्मिटी है, और हाइपरकैल्सीमिया है। वाइल जो साइन एंड सिम्पटम है इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट, इसके अलावा बैक पेन, शफलिंग जॉइंट्स की फोर्सेस और पेन, और लास्ट स्टेज के अंदर इमोबिलिटी, और इसके अंदर हाइट लॉस